तो दुरानी साहब, आपसे ही मैं पूछना चाहता हूं कि मैंने ये जो बातें कर रहा था कि आप उस तबके में की नुमाइंदगी कर रहे हैं जो कंसिस्टेंटली ये कह रहे हैं कि हीलिंग टच होना चाहिए, आगे की बात करें, आगे कैसे जाना है, इन हालात में कैसे आगे जाया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सब आपने बड़ा बहुत ही वजाहत से सारी हालात को बता दिया। मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ और किसी बात में टाइम फैक्टर बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। इलेक्शन से पहले से हमने ये बात कहनी शुरू की थी कि पाकिस्तान के मसलों का हल जो है वो इस वक्त रिकन्सिलिएशन में है और रिकन्सिलिएशन जो है वो ही हमें आगे ले जा सकती है और वही एक रास्ता है। लेकिन हर एक ने रिकन्सिलिएशन का वर्ड तो यूज़ किया, लेकिन रिकन्सिलिएशन की तरफ अमली इकदाम किसी ने उठाने से परहेज़ किया। और रिकन्सिलिएशन अगर होनी भी हो तो वो डेफिनेटली ताकतवर ने करनी होती है। कमज़ोर तो क्या रिकन्सिलिएशन कर सकता है और किस चीज़ की कर सकता है। अब ये हुआ कि दबाते 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 इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन के अमल से पहले 8 फरवरी तक इलेक्शन के बारे में पुरयकीन बना दिया गया था कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं है, बल्कि 77 से भी ज़्यादा रिग्ड इलेक्शन है। लेकिन जब इलेक्शन हुए तो रिज़ल्ट ने ये बताया कि अवाम जो है वो इस दफ़ा किसी और तरह के अवाम है और उन्होंने तमाम दबाव, तमाम डिस्टॉर्शन, इंतखाबी निशान के गुमने से लेके कैंडिडेट्स की गायब होने तक को हर चीज़ को ठुकराते हुए उन्होंने इलेक्शन का रिज़ल्ट वो दे दिया जो किसी की तवक्को से भी ज़्यादा था। लेकिन अब वहाँ पे भी थम के आगे रास्ता बनाया जा सकता था। उस वक़्त भी नेशनल यूनिटी भी बनाई जा सकती थी, उस वक़्त मुल्क को भी आगे लेकर जा सकता था। लेकिन वहाँ पे फिर हमारे सियासतदान ने और हमारे इक़्तिदार वालों ने ये फ़ैसला किया कि हम यहाँ पे लोटी डालेंगे, लूट मार करेंगे और लूट मार के ज़रिए हुकूमत बना के हम अपना रास्ता बनाएंगे, हम किसी को अकोमोडेट नहीं करेंगे। और उसके नतीजे में 45 और 47 का केस आपके सामने। अब आज ये सूरत हाल है और आपको तो बहुत अच्छा याद है कि इलेक्शन की जब वो हो रही थी, उसकी जब रिज़ल्ट्स आ रहे थे तो उस वक़्त एक बात मैंने कही थी कि अगर आवाम साथ ना हो और अगर आवाम का रुख बदल जाए तो तमाम हवाओं का रुख बदल जाया करता है, इदारों से लेके अफराद तक की। आज की ये कैफियत है कि इस वक्त इक़्तिदार में बैठे हुए लोग और ताकतवर लोग, उनका इक़्तिदार इस वक्त मुट्ठी में बंद रेत की शक्ल अख्तियार कर चुका है जो उनके हाथ से सिरकता जा रहा है। और ये शवाहिद मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में बड़ी दफ़ा की हैं कि जब इक़्तिदार पे गिरफ्त कम हो जाती है तो हवा से लेके चारों तरफ हर चीज़ आपके खिलाफ चल पड़ती है। तो साहब, मैं आपकी बात थोड़ी सी बड़ी, आपने पते की बात की है। आप बड़ी, जब ये आप इलेक्शन की नशरियात में हम इकट्ठे थे, आप ये बात कर रहे थे कि अगर ये डिफरेंट किस्म का रिजल्ट आता है, मैंडेट आता है, कोई सरप्राइज़ आती है, जो कि आई, उसको जो मर्जी कोई डिनाई करे, सरप्राइज़ आई तो ये हवाओं का रुख बदल जाएगा। मगर ये मंतकी बात आप कर रहे थे, जिस तरह मैंने कहा कि पहले ही कि मंतकी बात ये होती थी कि जब इस तरह का रिएक्शन बड़ा आता था तो दूसरी साइड थोड़ी सी बैकआउट करती थी। मगर वो मंतकी बातें नहीं हो रही। यहाँ जो नॉर्मल आप और मैं रैशनैलिटी की बातें कर रहे हैं वो नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही और कैसे होंगी? जब बॉडी रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाती है तो कभी फेफड़े काम करना छोड़ देते हैं, कभी गुर्दे काम करना शुरू कर देते हैं, कभी आई पे इफ़ेक्ट आ जाता है, कभी। अब आप ये देख रहे हैं कि हर रोज़ हमारे मुआशरे में कोई एक ऐसा, कभी बहावल नगर में कोई हादसा हो जाता है और कभी लाला मूसा में हो मतलब ये है कि आज के दिन में आप देख लें, वकला का इशू देख लें, सोशल मीडिया पे जो उसके रिएक्शन चल रहे हैं, वकला का, आज वकला अल्लाह वास्ते का फड्डा वकला के साथ हो गया। और मैं आपको बताऊं, आप मेरी बात ये नोट कर लें, मैं तजर्बे की बुनियाद पे मैथमेटिकल बात कर रहा हूं कि जब गिरफ्त कमज़ोर हो जाती है तो गिरफ्त की कमज़ोरी अल्फाज से पूरी नहीं की जा सकती और ज़ोर और ज़बरदस्ती के अल्फाज और ताकत का तासुर जो होता है वो कमज़ोरी को ज़ायल नहीं कर पाता। उल्टा अगर कमज़ोरी के अंदर ताकत का तासुर बनाया जाए तो वो मज़ीद कमज़ोरी का सबब बन जाता है। और इस वक्त यही बात हमारे हुक्मरानों के समझने की है कि आज भी अगर मुल्क में आपने मुल्क को आगे बढ़ाना है, मईशत को आगे बढ़ाना है तो एक ही रास्ता है, पार्लियामेंट में वापस आ जाए।
इक़्तिदार वाले पार्लियामेंट में आ जाएं और आइन के अंदर आ जाएं, आइन की हदूद में आ जाएं। दुरानी साहब, आप भी जो है पार्ट टाइम किसान भी हैं, तो ये समझाएं आपको कैसे लग रहा है इसके आमिर साहब, मुझे तो ये लग रहा है कि हमारे मुल्क में एक चीज़ से शदीद नफरत पाई जाती है, वो है प्रोडक्शन। कोई ऐसी चीज़ जो यहाँ पैदा हो जाए और वो एक्सपोर्ट हो जाए या वो हमारे इस्तेमाल में आ जाए, वो हमें कबूल नहीं है। हमें सिर्फ ट्रेड चाहिए और ट्रेडिंग चाहिए, और हम अपनी प्रोड्यूस की हर पॉसिबिलिटी को ट्रेडिंग के ज़रिए क्रश कर देते हैं। मैंने कपास उगा के देखी है, गंदम उगा के देखा है, आलू उगा के देखा है। जिस क्रॉप की पैदावार बढ़ने लगे उसी वक्त उस क्रॉप के ऊपर ऐसा हमला होता है, और वो हमला किसी और की तरफ से नहीं होता, हुकूमत की तरफ से होता है कि उसके प्रोड्यूस करने वाले रोते फिरते हैं गलियों के अंदर। और इस वक्त गंदम के साथ जो कुछ हो रहा है वो इसी चीज़ का सबूत है। और इतनी मतलब इसी चीनी का हमने तमाशा देखा है कि चीनी मुल्क में होती है, उसे एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, फिर उसको स्मगल करा दिया जाता है, उसके बाद उसको इम्पोर्ट कर लिया जाता है। और किसके पैसे से? मेरे आपके और आवाम के पैसे से। और अगर नहीं पैसा मिलता तो किसान को नहीं मिलता। मतलब यह है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान से मोहब्बत करना, पाकिस्तान के लिए कुछ पैदा करना, पाकिस्तान की तरक्की में कोई किरदार अदा करना, जो कि इस वक्त किसान से बता दूं कि किसान के साथ अभी लेटेस्ट सिचुएशन ये है कि आज पंजाब के जो इसके वजीर हैं ज़राअत के, तो उन्होंने आज क्लियरली कह दिया कि जनाब हम कुछ नहीं कर रहे। हाँ जनाब, किसान का कार्ड देंगे तो उसके बल्कि 150 अरब रुपए के कर्जे हम दे सकेंगे कि अगली गंदम तक उनका कोई इंतज़ाम हो जाए। मतलब पहले 500-600 अरब रुपए का उनकी कमाई है भाई, उजरत है, मुनाफा तो छोड़े, उजरत नहीं आप दे रहे, तो वो उसके अंदर 500 से 1000 पर मन का टिका लगा के तो फिर आप एक उसकी 1/4 पैसा जो है वो उनके ऊपर एहसान करके उधार की फॉर्म में दे रहे हैं। तो ये इंसाफ करें। आमिर साहब, जिस तरह हमने वकला की बात की थी और पहले चंक में आपने दुरानी साहब ने बात की कि पुलिस वालों ने और वकला के साथ क्या हुआ, पुलिस वालों का इल्जाम है कि पहले वकला ने पत्थर मारे हैं और लाठीचार्ज किया है उनके ऊपर। जी, बात यह है कि इसके अंदर जो भी हुआ, पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं, गालबन एक उनका सीनियर अफसर भी जख्मी हुआ है और वकील तो बहुत ज़्यादा ही जख्मी हुए हैं। मगर ये एक अकल देनी पड़ती है ना, जो भी वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे थे उनकी सियासी शऊर को, कि ये इस वक्त इनको ये आखिरी चीज़ थी जो चाहिए थी। कल पहले ही JUI ने दी हुई कॉल, कल एक टेंस डे है, खुदा अल्लाह करे कि आराम से गुजर जाए, अमन अमान से गुजर जाए। हम तो जाहिर है कोई भी किसी तौर पर भी फसाद या वायलेंस की किसी की वाले से भी इंडोर्स नहीं किया जा सकता, मगर एक बिल्कुल जाती भी एक उड़ता तीर है जिसको यूं करके पकड़ लिया है इन्होंने, कि वो वकील काफ़ी अच्छे से शोर मचा रहे हैं और बड़ी जायज़ उनकी मुकालमा है कि जनाब शहर से बाहर कचहरियाँ जो आप कर देंगे तो 50-60 हज़ार बंदे की रोज़ उधर जाएगी, ट्रैफिक भी, सड़कें भी बढ़ेंगी। इट डजंट मेक सेंस कि तमाम अदालतें जो हैं एक दूसरे के करीब कर दी जाएं, तो वो है। मगर ये एक हाई कोर्ट का और आपस में चल रहा है, इंतजामिया इतनी बीच में नहीं थी, वकीलों का मामला चल रहा था, मगर उसके अंदर ये बीच में घुस गए। गो के मरियम बीबी की ये जरूर ट्वीट आई उन्होंने की कि जनाब हमने कहा कि वायलेंस ना करें, वो सारा वाकया गुजर गया था आमिर साहब, उसके बाद ये ट्वीट आई थी, पर बार वो आया। मगर दुरानी साहब, ये कोई आप क्या इसको कहेंगे कि ऑलरेडी हम परेशान हैं कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। कल एक टेंस डे है 9 मई के वाले से, तो ये बीच में से ये एक मामला आ गया वकीलों का। सारे पाकिस्तान में उन्होंने अपनी हड़ताल डिक्लेयर कर दी है, तमाम अदालतों में ऑल ओवर द कंट्री हो रहा है। अगर पाकिस्तान की तारीख में और सियासी तारीख में देखें हंगामों की तारीख को, तो उसमें हंगामे कराने में बहुत बड़ा रोल जो है वो सियासी लीडरों से ज़्यादा पुलिस का रहा है। जब कोई हंगामा ना हो रहा हो तो उस वक्त सबसे इफ़ेक्टिव रोल जो है वो पुलिस अदा करती है। और आज भी जो वकला के साथ पुलिस ने सलूक किया है, उसके बाद इस चीज़ को यकीनी बनाया गया है कि 9 मई को अगर कोई कमी रह जानी थी वकीलों की शिरकत ना होने की वजह से, तो उसको भी यकीनी बना दिया जाए। इससे मुझे जो बार बार ये बात मैं कह रहा हूँ कि खुद सिस्टम जो है वो अपने खिलाफ रिएक्ट कर रहा है।